एम दीपाली गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि केमिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज का धमाका हम आगे बढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हम करेंगे 21st क्वेश्चन से क्लास शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एवोगैड्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है, यानी कि व्हाट इज द सिंबल यूज फॉर एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर पहले तो ये जान लो क्या होता है। देखो, एवोगैड्रो नंबर आपने हो सकता है पहली बार नाम सुना हो। इसे बोला जाता है एवोगैड्रो संख्या। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था, जब मैंने इसकी सीरीज का पहला पार्ट करवाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि एक मोल किसी भी चीज में ना 6.022 गुना 10 की पावर 23 अणु होती हैं। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। एवोगैड्रो नंबर क्या है? यही है एवोगैड्रो नंबर, यही है एवोगैड्रो नंबर। अब क्वेश्चन ये है कि एवोगैड्रो नंबर को किस सिंबल के साथ, किस सूत्र के साथ निरूपित किया जाता है? तो इसको लिखा जाता है एन ए से। किससे? एन के नीचे ए, यानी कि एक नंबर है किसका? एवोगैड्रो का। तो आपको आंसर याद रखना है, एन ए से निरूपित किया जाता है एवोगैड्रो नंबर को, क्योंकि एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, इसीलिए इसका नाम एवोगैड्रो से पड़ा। ठीक है, हम हर चीज को एक सिंबल देते हैं, हाइड्रोजन को एच देते हैं, कार्बन को सी देते हैं, वैसे ही एवोगैड्रो नंबर को एन ए बोल दिया। क्लियर है? और इसका मतलब क्या है? 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इन एवरी 1 मोल ऑफ कंपाउंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के डैश द्वारा बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द फिनोमेना ऑफ डैश बिटवीन एटम्स। सीधी सीधी बात याद रखो, जब भी बात आए सहसंयोजक बंध की, यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग की, तो इसका मतलब है वहां पर होगी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो बस कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? सहसंयोजक बंध बनता है जब आपस में साझेदारी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे कि मैंने बोला, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक और हाइड्रोजन था, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। इसे स्थिर होने के लिए दो चाहिए, इसे भी स्थिर होने के लिए दो चाहिए थे। मान लो इस हाइड्रोजन के पास थी रोटी और इसके पास थी सब्जी। इसको रोटी खाने के लिए सब्जी चाहिए, इसको सब्जी खाने के लिए रोटी चाहिए। दोनों ने क्या किया? बांट लिया। इसने अपनी रोटियां उसको दे दी और इसने अपनी सब्जी उसको दे दी, और यहाँ पर इन दोनों ने शेयरिंग से एक बॉन्ड बना लिया। इस बॉन्ड को बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध। क्यों बना? क्योंकि आपस में क्या हुई? शेयरिंग हुई, साझेदारी हुई। तो आंसर क्या चला गया? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्लोरीन में संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में पूछ लिए। चलो देख लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजक, सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। भरो के एल एम में। मेरे घर में 17 मेहमान आए, पहले मैंने के में भेज दिए 2, बचे कितने? 15। 8 किस में चले जाएंगे? एल में। बचे कितने? 7। एम तो 18 रख सकता है, 7 तो रख ही लेगा। तो आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो आंसर आ गया 7 इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पिच ब्लेंड क्या है? क्या क्वेश्चन है? पिच ब्लेंड क्या है? तो बहुत सिंपल है, ये है यूरेनियम का और है। यूरेनियम का क्या है? यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेंड क्या होता है स्टूडेंट्स? यह होता है और जिसमें से यूरेनियम निकाला जाता है। पिच ब्लेंड में यूरेनियम होता है। ठीक है, क्या होता है? यूरेनियम होता है, यूरेनियम ऑक्साइड होता है, यूरेनियम ट्राइऑक्साइड होता है, और ये सब मिलकर पिच ब्लेंड बनाता है। फिर पिच ब्लेंड में से हम निकालते हैं किसको? यूरेनियम को। तो ये क्या हो गया? और हो गया, अयस्क हो गया, जिसमें से यूरेनियम को निकाला जाता है। क्लियर है? तो पिच ब्लेंड का नाम बहुत फेमस है, इसको हिंदी में भी पिच ब्लेंड ही बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द एटॉमिक टेस्टिंग इन 1998 कैरिड इन इंडिया? भारत में क्या हुआ था 1998
लिखो इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है, लिखो। भारत में ना 2 टेस्टिंग हुई थी, 2 बार क्या किया था भारत की जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने परमाणु बम की परीक्षण किया, टेस्ट किया कि ये कर क्या सकता है। 2 बार किया, एक बार किया 1974 में और एक बार किया 1998 में। ठीक है, 1974 में जो किया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उस मतलब जो भी उन्होंने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और 1998 में जो किया था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और यही तो क्वेश्चन था कि 1998 में जो किया था उसका नाम क्या था, तो ऑपरेशन शक्ति नाम था। और 1974 पूछ लिया जाए तो स्माइलिंग बुद्धा नाम था। इसमें इन्होंने क्या किया था, कुछ भी नहीं, एक खाली जगह पे जाके एटॉमिक बम को चेक किया था कि ये कर क्या सकते हैं, इनका क्या इफेक्ट हो सकता है दुनिया में। ठीक है, आसपास के रीजन पे क्या इफेक्ट होता है। तो 25 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास ईका सिलिकॉन। ईका सिलिकॉन जाना जाता है, विच एलिमेंट इज नोन एज ईका सिलिकॉन। तो यहाँ पर याद रखना है पहली बात तो नाम मेंडलीव का। मेंडलीव याद है, आवर्त सारणी के जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव ने 3 तत्वों के बारे में बताया था। एक बताया था, नाम था ईका सिलिकॉन, पहले सुन लो। एक बताया था ईका बोरोन और एक बताया था ईका एल्यूमिनियम। यानी कि क्या हुआ था, देखो ये बहुत ही ज्यादा मतलब दिमाग वाले साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने 3 खाली जगह छोड़ी थी अपनी टेबल के अंदर। और 3 खाली जगह को मतलब जगह कैसे थी, एक थी एल्यूमिनियम के नीचे, एक थी बोरोन के नीचे और एक थी सिलिकॉन के नीचे। ठीक है, किसके नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे, एक थी बोरोन के नीचे, एक थी सिलिकॉन के नीचे। और इन्होंने बोला कि इन तीनों जगह पर आने वाले समय में 3 तत्व खोजे जाएंगे। मैं नहीं जानता वो तत्व कैसे होंगे, लेकिन वो यहीं पे रखे जाएंगे, उनके गुण इनसे ही मेल खाएंगे। और इन्होंने बोला कि जो एल्यूमिनियम के नीचे रखूंगा उसका नाम मैं ईका एल्यूमिनियम रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं एक बार। बोरोन के नीचे वाले का मैं नाम रख रहा हूँ ईका बोरोन और सिलिकॉन के नीचे वाले का मैं नाम रख रहा हूँ सिलिकॉन। बाद में ऐसा हुआ भी, खोजे भी गए तत्व और खोजने के बाद उनके नए नाम दिए गए। तो अब क्वेश्चन पूछा है कि ईका सिलिकॉन का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है ईका सिलिकॉन का नाम था जर्मेनियम। ठीक है, अब क्वेश्चन बोरोन और एल्यूमिनियम पे भी आ सकता है। तो बोरोन का नाम था स्कैंडियम और एल्यूमिनियम का नाम था, ईका एल्यूमिनियम का नाम था मतलब एल्यूमिनियम से नीचे वाला तत्व गैलियम। ठीक है, अब आप आवर्त सारणी खोल के देख सकते हो, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है। ठीक है, काशी गए यानी कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम गए संत प्रभु। उसके बाद बेसन हमारा पास आ गया, ईका बोरोन के बाद स्कैंडियम आ गया। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि नीचे स्कैंडियम ही आ रहा है। और लास्ट हमारे पास क्या आ गया, ईका एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आ गया, यानी कि गैलियम क्या है, आलू गया इन तेल, तो GA आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जो बोरोन के नीचे वाला स्कैंडियम है ना, उसकी पोजीशन अब बदल गई है नई टेबल में, लेकिन उन्होंने सेम ही रखी थी क्योंकि स्कैंडियम थोड़ा सा डिफरेंट था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारे पास, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है द सोर्स ऑफ सन एनर्जी। यानी कि सूरज में जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो क्यों है, क्योंकि सन के अंदर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, बहुत सारी रिएक्शन चलती है। और वो रिएक्शन क्या कहलाती है, वो रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन। सूर्य में चलता है नाभिकीय संलयन, जिस वजह से वहां पर बहुत हाई अमाउंट में ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिए, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का क्या है। यानी कि फूड प्रोडक्ट स्मेल बैड आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द डैश ऑफ फैट एंड ऑयल। जब हमारा खाना काफी देर तक पड़ा रहता है तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है। उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है स्टूडेंट्स, हम क्या कहते हैं, खाने को ढक के रखो। क्यों, क्योंकि जब सेब है, मान लो हमने सेब थोड़ा सा खाया और उसको बाहर रख दिया, तो हम मानते हैं कि वो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिस वजह से वो सड़ने लगेगा। तो मैंने क्या बोला, सेब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, और
ऑक्सीजन के साथ जुड़ने को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो कोई भी खाने की चीज खुली क्यों नहीं रखी जाती, क्योंकि वो अपने अंदर ऑक्सीडेशन कर लेती है, जिस वजह से उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, मेरी बॉडी में ग्लूकोज पड़ा है, ठीक है, मेरी बॉडी में ग्लूकोज है, खाना खाने से मुझे मिला था, मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, सांस लेती हूँ, मैं ऑक्सीजन ले जाती हूँ, वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ग्लूकोज के पास जाती है। ग्लूकोज में कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 KMnO4 के मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। यानी कि इसने क्या बोला है, KMnO4 है आपके पास और आपने मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। देखो, पोटेशियम की होती है +1। क्या होती है, +1, क्योंकि पोटेशियम है आवर्त सारणी के पहले समूह का तत्व, ठीक है, एलिमेंट, यानी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ये, और फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की, हाँ, लीना, ने की, रब से फरियाद, सबकी क्या होती है, +1 होती है। ऑक्सीजन की होती है -2। मैंने आपको अभी सोल्व करके भी बताया था, ठीक है, कि वो 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है स्टेबल होने के लिए, तो उसकी हो गई -2। मैग्नीज की निकाल दी, ठीक है, चलो निकालते हैं। पोटेशियम कितना है, 1, तो मैंने पोटेशियम की लिखी 1, प्लस मैग्नीज की मुझे पता नहीं, मैंने लिख दिया x, प्लस ऑक्सीजन की कितनी है, -2, ब्रैकेट में कर दूं, और कितनी ऑक्सीजन है, 1 की -2 है ना, तो 4 की मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू क्या, KMnO4 के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है, तो 0। ठीक है, सोल्व कर दो, 1 + x, ये क्या आ गया, -8 बराबर 0, x - 7 बराबर 0, x क्या आ गया, +7। तो हमारे पास KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +7। क्लियर है ये बात आप लोगों को, आई होप समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, मतलब नेक्स्ट आगे आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, चार्ल्स का नियम गैसों के किन 2 गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है। इन्होंने पूछा है किसके बारे में, चार्ल्स लॉ के बारे में। देखो 5 या 6 लॉ हैं जो आपको पढ़ने, मैं फिलहाल आपको चार्ल्स लॉ के बारे में बता रही हूँ। चार्ल्स नियम, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये बात करता है 2 चीजों की, एक तो वॉल्यूम की और एक टेम्परेचर की, यानी ये बात करता है आयतन और तापमान की। ठीक है, सारे लॉज जो है मैं अलग से एक क्लास में करवा दूंगी, इतना याद रखो। चार्ल्स ने क्या बोला था, चार्ल्स ने बोला था कि जैसे जैसे हम किसी चीज का आयतन बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम किसी चीज का आयतन बढ़ाते हैं, वैसे वैसे वहां का तापमान बढ़ता है। या उल्टा कर दो, अगर हम किसी चीज का तापमान बढ़ाते जाएंगे ना, उसका आयतन भी बढ़ता जाता है गैस में। ठीक है, ये बात बोली थी चार्ल्स ने। तो सीधी सीधी क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि चार्ल्स ने किन 2 चीजों के बारे में बात की थी, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर पूछ लेते बॉयल्स ने किसके बारे में बात की थी, बॉयल ने, तो बॉयल ने बात की थी प्रेशर और वॉल्यूम की, यानी दाब और आयतन की। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे लोग मैं करवा दूंगी धीरे धीरे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्या है देखिए, डैश सोना को घोल देता है, यानी कि ऐसी चीज जिसमें गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाती है, तो वो कौन है, वो है हमारा एक्वा रिजिया, वो है हमारा एक्वा रिजिया। एक अकेली चीज है जिसमें सोना भी, प्लेटिनम भी डिसॉल्व हो जाता है, उसे बोलते हैं एक्वा रिजिया। क्लियर है, एक ऐसा सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सभी एसिड में सामान्य रूप से क्या पाया जाता है, व्हाट इज फाउंड इन ऑल एसिड्स कॉमनली, यानी सब एसिड में होता है, तो सब एसिड में होता है हाइड्रोजन। कोई भी एसिड हो, सब में होगा हाइड्रोजन। और अगर पूछ लेते सभी बेस में क्या होता है, तो सभी बेस में होता है हाइड्रोक्साइड, यानी OH। ठीक है, सभी क्षार में क्या होता है, सभी क्षार में होता है हाइड्रोक्साइड, सभी अम्लों में होता है हाइड्रोजन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम बाइकार्बोनेट हो, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है, NaHCO3। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है, तो पट्टी का रंग क्या होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया इन्होंने, और ये क्या होता है, एक सोल्ट होता है, एक लवण होता है, ये मैं करवा चुकी हूं। ठीक है, इसको इन्होंने पीएच पेपर पे रख दिया। अब बताओ पीएच का रंग क्या होगा, तो पीएच का रंग कुछ नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा,
समान रहेगा। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक, जानते हो ये बात। 7वां नंबर पे क्या होता है? या तो पानी यानी वाटर या सोल्ट यानी लवण। तो 7वें नंबर पे कौन आएगा? लवण। तो लवण पे कोई कलर आपको इंडिकेट नहीं होता, वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो समान रहेगा, जैसा रंग पहले था पीएच का वैसा का वैसा रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डैश के अनुपात में मिश्रण किया जाता है तो एक्वारीजिया कहलाता है। यानी कि मैंने अभी आपको ये बताया था कि एक्वारीजिया क्या है, जिसमें सोना भी घुल जाता है। अब क्वेश्चन आया है कि एक्वारीजिया किससे मिलकर बनता है। तो आपको याद रखना है कि एक्वारीजिया जो है वो किससे मिलकर बनता है? HNO3 और HCl से मिलकर बनता है, ठीक है। इसमें एक मॉलिक्यूल HNO3 का डलता है और 3 HCl की। तो रेशो क्या आ गया? 1:3। इसने क्या पूछा था? इसने पूछा था नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रेशो, तो आ गई कितनी? 1:3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है। NaCl का रासायनिक सूत्र है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? यानी कि NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। NaCl क्या है भाई? NaCl होता है नमक, ठीक है। जो हम घर में नमक खाते हैं, सोल्ट खाते हैं, वही है NaCl। इसे कॉमन सोल्ट, साधारण नमक बोल दिया जाता है, टेबल सोल्ट बोल दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती है? तो देखो, जब भी किसी मेटल में एसिड डाला जाता है, यानी कि जब भी किसी धातु में अम्ल डाला जाता है ना, तो हमेशा याद रखना क्या बनता है? एक तो बनता है सोल्ट, यानी एक तो बनता है लवण, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कोई भी मेटल ले लिया, मैंने बोला Na, सोडियम क्या है? एक मेटल, उसमें मैंने डाल दिया एसिड HCl, ठीक है। क्या बनेगा? लवण बनेगा। तो लवण क्या होता है? देखो, नमक बन रहा है यहाँ पे Na और Cl, तो लवण क्या बन गया? NaCl, और प्लस क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। इसको हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो क्या बना? सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आ गया, हमारे पास बनता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? पीएच ऑफ एन एम्फोटेरिक सॉल्यूशन। उदासीन मतलब जो कि एसिड भी है, बेस भी है, यानी बीच का है, और बीच का पीएच क्या होता है? न्यूट्रल, 7 होता है, अभी तो बताया था। तो उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? यानी बेसिक का क्या होता है? तो बेसिक का आप जानते हो, 0 से 7 क्या होता है? अम्लीय, और 7 से 14 बेसिक। तो 38 का आंसर आ गया, 7 से ज्यादा क्या होता है? पीएच मान होता है क्षारीय विलयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो हैलोजन कहाँ रखे जाते हैं? तो 39 क्वेश्चन का आंसर आएगा, हैलोजन जो होते हैं, यानी फुल क्लास ब्राजील आई या फिर कल बाहर आई आंटी, कहाँ रखा जाता है? 17वें समूह में, 17th समूह में, ठीक है। आप जानते हो पहले समूह में कौन रखा जाता है? पहले समूह में रखे जाते हैं क्षारीय धातु, ठीक है, अल्कली मेटल्स। दूसरे में रखे जाते हैं पृथ्वी क्षारीय धातु, यानी कि अल्कलीन अर्थ मेटल्स। फिर मैंने आपको बताया था कि जो 17th ग्रुप है उसमें रखे जाते हैं हैलोजन, जो समुद्र से मिलते हैं। 18वें में रखे जाते हैं, 18th ग्रुप में रखे जाते हैं इनर्ट गैस, यानी कि जो स्थिर गैस होती है, ठीक है, वो रखी जाती है 18वें ग्रुप में। तो ये 4 आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा मैंने बताया था नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप होता है 15th ग्रुप, उसमें रखे जाते हैं निकोजन्स, और ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप होता है 16th ग्रुप, उसमें रखे जाते हैं चाल्कोजन्स, ठीक है। मैंने क्या बोला? पहले ग्रुप में रखे जाते हैं अल्कली मेटल, यानी कि क्षारीय धातु। दूसरे में रखे जाते हैं अल्कली अर्थ मेटल, यानी क्षारीय पृथ्वी धातु। मैंने बोला 15वें में रखे जाते हैं, 15th में निकोजन्स, ठीक है, जो जहरीले होते हैं, ठीक है, निकोजन्स। मैंने बोला 16वें में रखे जाते हैं चाल्कोजन्स, जो कि अयस्कों की फॉर्म
फॉर्म में मिलते हैं, क्या है, चालकोजन। फिर मैंने बोला 17th में रखे जाते हैं हैलोजन, जो कि समुद्रों से मिलते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी हैलोजन। और आखिरी है हमारे पास 18वां, जिसमें मिलते हैं इनर्ट गैसेस, यानी कि वो गैसेस जो कि सबसे बंधन तोड़ चुकी होती है, फ्री गैसेस होती है, स्टेबल स्थिर गैसेस होती है। क्लियर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या है, जब हम सोडियम से क्लोरीन की ओर जाते हैं, ठीक है, तो परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम आवर्त सारणी में कहा जा रहे हैं सोडियम से क्लोरीन। अब सोडियम कहाँ पे होता है, पहले ग्रुप में होता है, और क्लोरीन कहाँ पे होता है, 17th ग्रुप में होता है। तो साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको मैंने अच्छे से समझाया है कि जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में इस तरफ जाते हैं, ठीक है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ, तो साइज आकार घटता है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, साइज आकार बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो इसका मतलब आकार घटेगा, साइज जो है वो घटेगा। अगर वो बोलता कि हम सोडियम से मान लीजिए हम जा रहे हैं रुबीडियम पे, तो देखो सोडियम से रुबीडियम पे जाओगे तो आप देखो, हाँ, लीना ने की रब से फरियाद। तो हम सोडियम से रुबीडियम नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाने पे क्या होता है, साइज बढ़ता है। और जब हम ऐसे जाएंगे तो साइज घटेगा। तो यहाँ पर हमारे आज के केमिस्ट्री क्वेश्चंस होते हैं खत्म। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन यूजफुल लगे होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइएगा, कोई नया क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।